नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आपका परिवार, आपके चाहने वाले, जिन्हें आप चाहते हैं, सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। टीम थिंकर व्यूज़ की ओर से एक और बुक रिव्यू पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम थिंकर व्यूज़ में पुस्तकों के कुछ ज्ञात और कुछ अज्ञात रत्नों को खोजने के लिए, विभिन्न साहित्यिक सामग्री का पता लगाने के लिए हम हमेशा उत्सुक रहते हैं। हमारी ऐसे ही एक खोज के दरमियान हमें लेखक उत्कर्ष श्रीवास्तव द्वारा रचित रणक्षेत्रम नामक पुस्तक श्रृंखला मिली। मेरे लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं इस श्रृंखला की पुस्तकों से मंत्रमुग्ध हुआ हूँ और उसी की अगली और अंतिम किश्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, जो मुझे अभी पढ़नी बाकी है। मैं अपनी पूरी टीम का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस श्रृंखला की 3 पुस्तकें पढ़ने का मौका दिया। यहाँ मैं इस श्रृंखला की प्रथम पुस्तक राक्षस राज मार्केश का अंत के लिए अपने विचार साझा करने जा रहा हूँ। मित्रों, शायद ये अनगिनतवी बार हो सकता है कि आप ये कहावत सुन रहे हैं कि किसी भी पुस्तक का मूल्यांकन उसके आवरण से, उसके मुखपृष्ठ से नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में हम भी यही मानते हैं। हालांकि अभी अभी हमने टेलीविज़न पर कुछ एडवर्टाइजमेंट में इसका प्रयोग गलत संदर्भ में होते हुए भी देखा है। खैर, हम उस बात पर नहीं जाते हैं। मैं भी आपके साथ इस बात पे पूरी तरह से सहमत हूँ कि किसी भी पुस्तक के लिए या तो किसी भी मीडिया के लिए उसका कवर पेज एकमात्र पैरामीटर नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है उसके अंदर दी गई हुई कहानी, उसमें गढ़े गए पात्र और किस तरह से उसको आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। साथ ही साथ हम खरीदारी या तो पढ़ने के निर्णयों पर पुस्तक के मुखपृष्ठ के प्रभाव को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। इसलिए आइए थोड़ी बात करते हैं इस पुस्तक के कवर पेज पर। जैसा कि आप इस पॉडकास्ट के कवर पे देख सकते हैं, इस पुस्तक का कवर पेज आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करने में सक्षम तो जरूर रहता है। ये पुस्तक पौराणिक काल में काल्पनिक ढांचे की पड़ताल करते हुए कहानी को उजागर करता है और जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, ये पुस्तक लड़ाइयों के बारे में है। तो आप कुछ इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं कि 2 सेनाएं एक दूसरे से लड़ रही है या कम से कम आमने सामने खड़ी है। कवर डिजाइनर ने इस कवर पेज पर एक द्वंद्व युद्ध, जो कि इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको उजागर करने का विचार लेकर इसको डिजाइन किया है। यहाँ आप 2 पात्रों को एक दूसरे के साथ तलवारबाजी करते हुए देख सकते हैं। देखिए मित्रों, हो सकता है कि ये रेखांकन जो है आपको इन दिनों जो तकनीक अवेलेबल है उसके ज़रिए अच्छे कवर पेज की डिज़ाइन हो रही है, उसके संदर्भ में थोड़ी डल लग सकती है। ये रेखा चित्र भी आपको औसत गुणवत्ता का लग रहा होगा। अगर इस पुस्तक के पात्रों को, जो कि यहाँ एक दूसरे के साथ द्वंद्व कर रहे हैं, उसको अगर सुदृढ़ स्नायुबद्ध शरीरों वाला बताया गया होता, दिखाया गया होता, तो शायद ये और आकर्षक हो सकता था। तो संक्षेप में कहूँ तो ये कवर पेज और अधिक आकर्षक हो सकता था, लेकिन फिर भी दिलचस्प है। खास करके मुझे उसकी पृष्ठभूमि में जो दृश्य दिखाया गया है वो भी अच्छा लगा। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस पुस्तक के कवर पेज के बारे में? तो चलिए अब पुस्तक की कहानी के बारे में और हमारे उसके ऊपर विचारों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हो सके उतना स्पॉयलर्स अवॉइड करना चाहते हैं किसी भी बुक रिव्यू में। इसीलिए हम इस कथानक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करना चाहते हैं, फिर भी हम इसे अवॉइड करेंगे। तो आइए एक विहंगम दृष्टि डालते हैं इस पुस्तक की कहानी पर। देखिए मित्रों, ये एक काल्पनिक कहानी है जो कि पौराणिक समय में सेट की हुई है। ये वह समय था जब अलौकिक शक्तियाँ सुलभ थी और उसे प्राप्त किया जा सकता था। जैसा कि कहा जाता है कि महान शक्तियों के साथ आपके सामने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी आ जाती है
और इसीलिए आपने देखा है कि सभी पात्र जिसके पास महाशक्तियाँ होती है, फिर चाहे वो हमारे पौराणिक साहित्य से हो या पश्चिमी दुनिया के या तो फिर आधुनिक साहित्य के भी हो, उनको चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना ही पड़ता है। व्यक्तिगत तौर पर विशेषतः उनके पास भले ही दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन उन्हें उनका आनंद लेने का समय ही नहीं मिलता। वे अधिक से अधिक भलाई के कामों में व्यस्त रहते हैं और अक्सर ये चीज़ें उन्हें अपने पर्सनल टाइम या तो पर्सनल स्पेस से दूर कर देता है। उनका अधिकांश समय कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य करते हुए ही बीतता है। इस पुस्तक के पात्रों की परिस्थितियां भी कुछ भिन्न नहीं है, फिर चाहे वो विक्रमजीत हो, अखंड हो या तो फिर कोई और प्रतिपक्षी। इस पुस्तक की प्रस्तावना वास्तव में उस दृश्य को दिखाती है जब ये घातक लड़ाई खत्म हो चुकी होती है, और अगर ये खत्म पूरी तरह से नहीं भी हुई है तो खतरनाक विरोधियों में से एक को पकड़ लिया जाता है और उसे सजा दी जाती है। यह दृश्य एक महत्वपूर्ण दृश्य है और इसे दिलचस्प तरीके से लेखक ने उजागर किया है, और यही दृश्य अपने सामने एक दिलचस्प तथ्य लाता है कि अमरता आपके लिए वरदान के बजाय अभिशाप बन सकती है। मृत्यु पर विजय पाने की खोज लगभग सभी पौराणिक कथाओं में दिखाई देती है। यहाँ तक कि आधुनिक दुनिया में भी अगर आप हैरी पॉटर सीरीज को देखें तो वोल्डेमॉर्ट हॉर्क्रक्स के माध्यम से मौत पर विजय पाने का ही तो समाधान ढूंढ रहा था, और पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा कार्य महासागरों का मंथन, जिसे समुद्र मंथन कहते हैं, वो भी तो अमृत पाने की अमरता की खोज में ही तो था। लेकिन क्या कभी कोई मौत पर जीत हासिल कर सकता है? ये पुस्तक श्रृंखला एक और दिलचस्प अवधारणा भी लेकर आती है। प्रतिपक्षी या तो एंटागोनिस्ट उतना बुरा नहीं है, इसीलिए उसे काला रंग देने के बजाय लेखक ने उन घटनाओं, निश्चित रूप से काल्पनिक, को भी उजागर किया है जहां वह अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन या तो उसे या तो उसके कार्यों को गलत समझा गया, या तो संदिग्ध योजनाकारों ने उसे उस तरह का कार्य करने के लिए प्रेरित किया और फिर धोखा दिया। प्यार, सबसे पवित्र और सबसे शुद्ध भावना, आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो पंक्तियाँ मैंने पुस्तक में से ली है, उनको आप सुने और आप ही ये तय करने का प्रयास करें कि इन पंक्तियों को बोलने वाले व्यक्ति को नायक माना जा सकता है या खलनायक। प्रश्न विजय या पराजय का नहीं है त्रिकाल, तुमने माया का प्रयोग किया। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस द्वंद्व में तुम पराजय स्वीकार कर चुके हो। ये पुस्तक हमें त्रिकाल भैरव जैसे लोगों से खुद को सुरक्षित रखना सिखाती है, जो इंसान को राक्षस में बदल सकते हैं। यह पुस्तक एक विशिष्ट शक्तिशाली वस्तु के बारे में बात करती है, जो एक राज्य के सबसे सुरक्षित स्थान पर रखी जाती है और उसकी भारी सुरक्षा और पूजा की जाती है। कुछ लोगों ने इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की और लड़ाई की आशंका अभी उसके सर पर मंडरा रही है, लेकिन उस चीज की आवश्यकता क्यों थी? क्या उनके कारण और आवश्यकताएं वास्तविक थी और व्यापक हित के लिए थी? और क्या जो उनकी सुरक्षा में जुड़े हैं वो उन्हें सुरक्षित रख सकेंगे? पुस्तक में कई पात्र हैं और उन सभी पर काफी विस्तार से चर्चा की गई है। ऐसा लगता है कि लेखक के दिमाग में शुरू से ही कहानी के सूत्र स्पष्ट है। उन्होंने अपने अन्य लोकप्रिय नाम के बजाय सर्वदमन को उस नाम से संदर्भित करके एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। बाद में जाके पुस्तक की श्रृंखला में यह बिंदु एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, लेकिन ठीक है, इसके लिए आपको श्रृंखला की अन्य पुस्तकें भी पढ़नी पड़ेगी, तो उस बारे में हम अभी चर्चा नहीं करते हैं। इस पुस्तक में आप मिलते हैं सर्वदमन, महाबली, अखंड, तेज, बाघ,
चक्रसेन, वीरसेन, राजवीर, वृषभान, चित्रलेखा, विक्रमाजीत, अम्बरीश, त्रिकाल भैरव, महाराज बभूति, राजकुमार, कनिष्क, महर्षि ओमेश्वर और अन्य कई पात्रों को। कहानी का प्रारंभिक खंड विदर्भ और बलिष्ठगढ़ राज्यों में स्थापित किया गया है। पुस्तक में युद्धों और लड़ाइयों से समाज को होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया गया है। कुछ लोगों के लिए ये अहंकार और प्रतिष्ठा का प्रश्न हो सकता है, लेकिन कई परिवारों के लिए युद्ध घातक सिद्ध होते हैं। पुस्तक में से ही उद्धृत करता हूँ। हमने असुरों के विरुद्ध युद्ध किया और यह युद्ध करते करते कदाचित हम स्वयं भी असुर बन गए। इतनी क्रूरता तो असुरों में ही हो सकती है। और हम आधुनिक समय में भी देख रहे हैं कि अक्सर कानून लागू करने वाले लोग जो कानून के सही पक्ष पर होते हैं, जिनका काम गलत लोगों को पकड़ना है, वे अक्सर गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं या कभी कभी सीमा पार भी कर जाते हैं और गलत दिशा में भी चले जाते हैं। और आप इसका आनंद लेते हैं तो आप निश्चित रूप से ऐसी समानताएं ड्रॉ करेंगे और पुस्तक आपको प्रभावशाली लगेगी। तो भले ही पुस्तक की कहानी को प्राचीन समय में सेट किया गया हो, किंतु आधुनिक समय और हमारे जो संजोग है उनको भी ये पुस्तक प्रभावशाली तरीके से दिखाता है और उसके साथ आप समानताएं बना सकते हैं। यदि पढ़ना आपका जुनून है, आपका शौक है, आप इसका आनंद लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप इन चीज़ों को, इन समानताओं को ड्रॉ कर सकेंगे और आपको ये पुस्तक प्रभावशाली लगेगी। पुस्तक में कुछ शानदार पंक्तियां दी गई है, जैसे कि अति आत्मविश्वास प्राणघातक सिद्ध हो सकता है। ये पुस्तक आपको सही रास्ते पर चलने के बारे में बात करती है। तमाम बाधाओं और कठिन यात्रा के बावजूद सही काम करने से ही आपको अत्यधिक आंतरिक संतुष्टि मिलती है। पुस्तक पढ़ते समय आप खंड, विक्रमाजीत और यहाँ तक कि मार्केश की यात्रा को भी जानना पसंद करते हो और आपकी जिज्ञासा बनी रहती है और आपको यह पुस्तक अपनी कहानी के साथ बांधे रखता है। मित्रों, रणक्षेत्रम सभी के साथ व्यवहार करने के भारतीय संस्कृति के आदर्श वाक्य की भी पड़ताल करता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय शब्द भारत और भारत शब्द चक्रवर्ती सम्राट भरत के ऊपर से आया है। इस पुस्तक श्रृंखला के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण है, जो कि इस पुस्तक श्रृंखला के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में कभी भी महिलाओं को सेकंड जेंडर या तो दूसरे लिंग के स्वरूप में नहीं माना गया है। कम से कम मूल रूप में तो नहीं माना गया था। यह एक पैराशूट उदाहरण है। पुस्तक की इन पंक्तियों को समझना अधिक महत्वपूर्ण है और हम लोग हर किसी के व्यक्तित्व का इसे अगर हिस्सा बना दे तो खासकर हम इन दिनों महिलाओं के प्रति अधिक अत्याचार को देखते हैं, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। पुस्तक में लिखा है, स्त्री कोई वस्तु नहीं होती जिस पर अधिकार जताया जाए। आपकी गौशाला में बंधी वो कोई गाय नहीं है जिसे किसी के भी साथ खूंटे से बांध दिया जाए। हमारी भांति वो भी एक स्वतंत्र जीव है। आर्यावर्त में स्वयंवर की प्रथा इसीलिए आयोजित की जाती है कि स्त्री को अपनी इच्छानुसार जीवन साथी चुनने का अवसर मिले। यहाँ नायक नायिका के स्वयंवर या तो वर चयन समारोह के अवसर पर स्त्रियों की स्वतंत्र इच्छा और स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। इस पुस्तक की कहानी कुल 11 अध्यायों में फैली हुई है। मित्रों, उत्कर्ष एक दिलचस्प कहानी को लेकर आए हैं जो कि मौलिक है और ताज़ा है। पौराणिक कथा खंड में हम इन दिनों बहुत ही अधिक पुनर्कथन देखते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मौलिक और कल्पनाशील कहानी का होना आपके लिए एक ट्रीट की तरह है। लेखक की ये पहली पुस्तक है, लेकिन पाठक को कभी इस बात का वो एहसास नहीं होने देते। जिस तरह से वह दृश्यों का वर्णन करते हैं, पात्रों को विकसित करते हैं और कहानी के धागों को एक साथ जोड़ते हैं, वह दिलचस्प
पुस्तक में प्रूफ रीडिंग एरर्स का अपना हिस्सा है, विशेष रूप से देखें तो फॉर्मेटिंग त्रुटियों का। मैंने इस पुस्तक के किंडल संस्करण या तो ई बुक को पढ़ा है और ये बहुत ही संभव है कि प्रिंटेड वर्जन में ये फॉर्मेटिंग संबंधित समस्याएं न भी हो, लेकिन ई बुक पढ़ने वालों को ये समस्या अपने सामने उजागर होती दिखेगी। संक्षेप में कहूँ तो यह पुस्तक पौराणिक काल में स्थापित एक दिलचस्प कहानी को आपके सामने लेकर आता है। इसकी मौलिकता और कल्पनाशील प्रवाह इसकी मूल शक्ति है। जो भी पाठक इस शैली की हिंदी पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए यह पुस्तक पढ़ना एक खुशी का रोमांचक अनुभव रहेगा। और हाँ, इस श्रृंखला के सभी पुस्तकों के अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध है, लेकिन चूंकि मैंने उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर सकता। टीम थिंकरव्यूज की ओर से मैं इस पुस्तक को देना चाहूँगा 10 में से लगभग 8 से 8.5 स्टार्स। दोस्तों बताइए, क्या सोचते हैं आप इस किताब के बारे में? क्या सोचते हैं आप इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या और कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बातें करें, अपने रिव्यूज शेयर करें? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों को हम हमेशा प्राधान्य देते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने चहेते उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के बुक रिव्यू सुनना बहुत ही पसंद है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने चहेतों का ख्याल रखिए। खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका जीवन मंगलमय हो।